दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इस अध्याय में आप जानेंगे भू आकृतियों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद और तरंग अपर्दन करते हैं और अपर्दन धरातली स्वरूप को परिवर्तित कर देता है यानी बदल देता है। इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के बाद भू आकृतिक कारक क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों निक्षेपण की प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। निक्षेपण से धरातली स्वरूप में परिवर्तन आता है। हम इस अध्याय में भू आकृतियों और उनके विकास के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि भू आकृति किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य का निर्माण करती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग होते हैं और प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति होती है, आकार होता है और पदार्थ होता है जो कि कुछ प्रक्रियाओं और उनके कारकों द्वारा निर्मित होता है। और दोस्तों अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, इसी कारण उनके बनने में लंबा समय लगता है और प्रत्येक भू आकृति उसका एक प्रारंभ होता है और भू आकृतियों को एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं और कार्यकर्ताओं के लगातार धीरे अथवा तेज गति के कारण होता है। दोस्तों जलवायु संबंधी बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रकृतियों में गहनता से और या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं से परिवर्तित हो जाती हैं जिनसे कि भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। और दोस्तों विकास का ये अर्थ है कि भूतल के एक भाग में एक भू आकृति की दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था से है। इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका बदलाव होता है। दोस्तों किसी भी स्थल रूप का विकास जो है कई अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जाती है। यानी जिस प्रकार से हमारा जीवन इस प्रकार से परिवर्तित होता है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में, उसी प्रकार भू आकृतियाँ भी अपना स्वरूप बदलती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भू आकृतियों के निर्माण में प्रवाहित जल की क्या भूमिका होती है। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर प्रवाहित जल सबसे अधिक महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। ये धरातल के निम्नीकरण यानी उसके कटाव के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व होते हैं, एक धरातल के परत के ऊपर फैला हुआ प्रवाह, दूसरा रैखिक प्रवाह जो नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। बाद में जब तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है और नदियों का वेग कम हो जाता है जिससे कि निक्षेपण आरंभ होता है और तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृति बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम से तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना अधिक निक्षेपण होता है और जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में बदल जाती हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रवाहित जल से एक अलग प्रकार की या नई प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। दोस्तों स्थलगत प्रवाह जो होता है ये परत अपर्दन के कारण होता है और परत प्रवाह जो है धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्ग पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी और तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं को कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं।
प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो अधोमुखी कटाव अधिक होता है। इसमें जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात ये लुप्त हो जाते हैं। और मध्यावस्था में सरिताएं नदी जल में धीमा कटाव करती हैं। घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। और बाद में क्या होता है कि घाटियों के किनारे की ढाल मंद हो जाती है। और अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं और जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते, और अंततः धीमे धीमे एक उच्चावच का निर्माण होता है जिसमें यहाँ वहाँ अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनको दोस्तों मोनाड नोक यानी मोनाड नोक्स कहा जाता है। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। और प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन आइए जानते हैं कि प्रवाहित जल से कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। देखिए, सबसे पहले युवावस्था में जानते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सकरे बाढ़ मैदान मुख्यतः नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक बहुत चौड़े और समतल होते हैं। इसमें दलदल और झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं और ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीर भूत हो जाते हैं और ये गहराई में बढ़ते हैं जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जलप्रपात और छिप्रिकाएँ बनती हैं। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर वाली अवस्था है। इसमें ये होता है कि नदियों में जल की मात्रा तो अधिक होती है और सहायक घाटियाँ इसमें मिलती हैं। नदी घाटियाँ वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं और मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों, युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत और अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं। नदी विभाजक स्पष्ट हो जाता है और साथ ही जलप्रपात और छिप्रिकाएँ भी लुप्त हो जाती हैं। अब आइए वृद्धावस्था की बात देखते हैं। दोस्तों, वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम हो जाती हैं, ढाल बंद हो जाता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत और समतल होते हैं जिनमें झील और दलदल पाए जाते हैं और अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अब आइए जानते हैं अपर्दित स्थल स्वरूपों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम घाटियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अपर्दित स्थल स्वरूप में घाटियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। घाटियों का प्रारंभ तंग और छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं और ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं और ये चौड़ी और लंबी होती जाती हैं। देखिए, चौड़ी और लंबी होकर ये किस प्रकार से घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर एक देखिए, होने होगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी यहाँ पर किस तरह से, देखिए ये दृश्य दिखाया गया है कि चट्टानों को काटकर नदी घाटी का निर्माण हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का गभीरीभूत विसर्प लूप जो इसकी नदी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वी ढाल को दर्शाता है। दोस्तों, जब घाटियों का निर्माण होता है तो लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर घाटियाँ वी आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन के रूप में हो सकती हैं। देखिए, गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों ओर पार्श्व तीव्र ढाल होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल होते हैं, उसको ये गार्ज की भांति गहरी होती है, लेकिन गार्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। जैसे कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में पाए जाने के कारण होता है और गार्ज जो है इसका निर्माण, याद रखिएगा, कठोर चट्टानों में होता है। अगला देखते हैं जलगर्तिका या अवनमित कुंड, फोहोल्स एंड प्लंज पूल्स क्या होते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे जो चट्टानी टुकड़े होते हैं गर्तों में फंसकर वृत्तारूप रूप में घूमते हैं और इनको जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने पे कक्कड़ पत्थर गोलास में इन गर्तों में एकत्र हो जाते हैं, प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ जाता है और ये आपस में मिल जाते हैं।
जब कालांतर में नदी घाटी गहरी होती है तो जलप्रपात के तल में भी एक गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। दोस्तों, जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल और गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं अधः कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प के बारे में। दोस्तों, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं और तीव्र ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाए जाने वाला सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदियों का ढाल बहुत मंद होता है और यहाँ पर कठोर चट्टानों में कटे हुए विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को दोस्तों अधः कर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। आइए जानते हैं नदी वेदिकाओं के बारे में। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह होते हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल स्वरूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल के स्तर को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाओं को दिखाया गया है। दोस्तों, नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं वेदिकाएं और उनके स्वरूप को युग्म यानी पेयर्ड वेदिका कहते हैं। अब अपर्दित स्वरूप के बाद आइए जानते हैं निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप में सबसे पहले आइए जानते हैं जलोढ़ पंख के बारे में। दोस्तों, जब नदी उच्च स्थल से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है और साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी और स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसको जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों में बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक मार्ग से बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बंट जाती हैं, जिनको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी जल वितरिकाएँ कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति और शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। दूसरा जो निक्षेपित स्थल स्वरूप है उसमें डेल्टा होता है। दोस्तों, डेल्टा जलोढ़ पंख की तरह होता है, लेकिन इसके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है। कई मोटे पदार्थ तट के निकट और बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर जमा हो जाता है और जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। यहाँ पर देखिए एक डेल्टा का जो है मानचित्रीय स्वरूप दिखाया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका का निर्माण कैसे होता है। तो अपरदन से घाटियां बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान बनते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के प्रमुख स्थल रूप होते हैं। और दोस्तों, जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में परिवर्तित होती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग की जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने वाले पर पानी तटों पर फैलता है तो ये तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं और तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में से नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं। कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है और बाढ़ के मैदानों में ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे या छोटे भाग हैं उसमें जो पदार्थ हैं स्थूल पदार्थों का जमाव होता है, महीन कण, चिकनी मिट्टी आदि का जमाव उसमें हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण
किया गया है कि किस प्रकार से बाढ़कृत मैदान और प्राकृतिक तटबंध की तरह विसर्पी रोधिकाएं ये बन रही हैं। दोस्तों, ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टा में बनते हैं, आप उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न और समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे होते हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित जो अवसाद होते हैं ये मिश्रित आकार के होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, नदी विसर्प क्या होती है। तो विस्तृत बाढ़ और डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्ग पर बहती होंगी। नदियां डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल विकसित होते हैं और इनको विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल होता है और नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण क्या होता है कि मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर या क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति होती है। तटों पर जलोढ़ का अनियमित जमाव हो जाता है जिससे तल के दबाव में नदी पार्श्व बढ़ जाती है। और तीसरा कारण प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण हो जाता है, जैसे कि वायु विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर देखिए विसर्प का मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाले उपग्रह से लिया गया चित्र। यहाँ पर देखिए कैसे सीधी रेखा में न चलकर इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चल रही हैं दोस्तों। विसर्प में ये देखिए विसर्प में कैसे निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे स्कंद ढाल इसको कहते हैं और ये अंतर्नत बिंदु होता है, विसर्पी रोधिका इसको कहते हैं। और उड़ान झील का निर्माण होता है विसर्पी रोधिका की विपरीत तल में। और दोस्तों कभी कभी ये जो है नदी यहाँ से कट जाती है, जब विसर्पी रोधिकाओं से जब नदी का यहाँ से कटाव हो जाता है या कट जाती है नदी, देखिए यहाँ से, तो ये झीलें अलग से निर्मित हो जाती हैं। गोखुर झील इसको ही कहते हैं। ये गोखुर झीलें बन जाती हैं जब उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छलने के आकार में विकसित हो जाने पर अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं, तो गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक बन जाती है। आइए अब जानते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने बाहर या ऊपर बहने वाले जल के बारे में चर्चा की। भौम जल या ग्राउंड वाटर एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। दोस्तों भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में उसके निर्मित स्थल रूप का हम जानेंगे, जहाँ पर देखिए जब चट्टाने पारगम में कम सघन, अत्यधिक जोड़ और संधियाँ और दरारों वाली हों तो धरातली जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है और लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों और स्तरों में तल में होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है और जल का यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण बनता है। यानी भूमि के अंदर जल भी चट्टानों का अपर्दन करता है। दोस्तों भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है, उनमें धरातली और भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं, एक तो घोलीकरण की द्वारा होता है और दूसरा अवक्षेपण के द्वारा होता है। तो इसमें चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर या लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को कार्स्ट टोपोग्राफी या कार्स्ट स्थलाकृति कहा जाता है और यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कार्स्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। आइए जानते हैं अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक जो स्थल रूप हैं कास्ट आकृतियों की जो हैं वो कौन सी होती हैं और इनका प्रकार कैसे होता है। तो पहले तो कुंड, घोलरंध्र, लैपीज और चूना पत्थर या चबूतरे के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर विलय रंध्र का चित्र दिया गया है और ये घोलरंध्र का चित्र है। यहाँ पर कास्ट स्थलाकृत के विभिन्न रूपों का परिच्छेद चित्रण दिया गया है। दोस्तों स्टैग्लेमाइट, ये गुफा में कैसे गुफा मुख के बाद स्टैलेमाइट और स्टैलेक्टाइट जो है
ये स्तंभ निर्मित होते हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन प्रक्रिया द्वारा छोटे और मध्यम आकार के घोल गर्तों का निर्माण होता है और जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र या स्वालो होल्स कहा जाता है। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं और घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे कीप की आकृति के होते हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक और गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक या उससे अधिक होती है। देखिए, इनमें से जो हमने पहले बात की कुछ का निर्माण घुलन प्रक्रिया से होता है और कुछ इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों, डोलाइन, ये जो ध्वस्त घोल रंध्र हैं इनको डोलाइन कहा जाता है और ध्वस्त घोल रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातली प्रवाहित जल घोल रंध्रों और विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के बाद किसी कंदरा में भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र और डोलाइन इन कंदराओं की छत पर गिरने या उसके पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिलते हैं तो लंबी, तंग और विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिसको वैली सिंक यानी घाटी रंध्र या युवाला के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं। इन नुकीले कटकों को लेपीज कहा जाता है। इन कटकों या लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है और कभी कभी लेपीज के विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, कंदराओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों का एकांतर संस्तर हो जैसे शैल, बालू, पत्थर और क्वार्टजाइट और इनके बीच में अगर जो चूना पत्थर और डोलामाइट चट्टानें हों, जहां सघन चूना पत्थर चट्टानों के अस्तर हों तो वहां कंदरा का निर्माण होता है। दोस्तों, कभी कभी विभिन्न स्तरों पर जो कंदराओं का जाल बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल और उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर होता है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिता बाहर निकलती हैं और ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उनको टनल यानी सुरंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये कंदरा का चित्र दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है, अधिकतर जो निक्षेपित स्थल रूप हैं ये क्या होते हैं। दोस्तों, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल यानी वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए जो कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है या जब चट्टानों की छत जो है, ये देखिए, छत की जल से वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टिपकने से निक्षेपण हो जाता है। देखिए, एक प्रश्न आता है, स्टेक्टेलाइट और स्टैग्मेलाइट और स्तंभ किस जो है प्रक्रिया के परिणाम से बनते हैं, निर्मित होते हैं। तो देखिए, स्टेक्टेलाइट दोस्तों विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। ये प्रायः आधार कंदरा के छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर भाग पर पतले हो जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं और स्टैग्मेलाइट कंदराओं के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्टेक्टेलाइट जो हैं ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और स्टैग्मेलाइट जो होता है ये फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और वास्तव में स्टैग्मेलाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेक्टेलाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टैग्मेलाइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल या क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न आकार और मोटाई के स्टैग्मेलाइट और स्टैग्मेटाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। दोस्तों, हिमनद क्या होते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, पृथ्वी के परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में हिम संहति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्रफल हिम परत के रूप में फैले हों या पर्वतीय या घाटी हिमनद वो हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं।
प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कुछ कम से लेकर मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं और हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम जो गंगोत्री हिमनद है, इसका अग्रभाग गोमुख कहलाता है और वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से होता है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से यहाँ पर इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, घाटी में हिमनदों को यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है और इसके कारण इसका भार होता है। भार का जो घर्षण होता है उससे अपरदन होता है। हिमनद द्वारा कर्षित या जो रगड़े गए चट्टानी पदार्थ होते हैं, इनके तल में इसके साथ घसीटे जाते हैं और घाटी के किनारों पर अपघर्षण और घर्षण द्वारा अधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिनसे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों में और मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता है, विभाजक नीचे हो जाता है। कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है और निम्न पहाड़ियों और अन्य निक्षेपित जल स्वरूपों वाला एक हिमौनी धौत रह जाता है। देखिए, हिमनद के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हिमनद द्वारा अपरदन और निक्षेपण के विभिन्न रूप स्पेंसर 1962 के संकलित और संशोधित है कि ये कैसे, देखिए, सर्क, अरेत और निलंबी घाटियाँ, मध्यस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़ और हिमानी धौत मैदानों का निर्माण हिमनदों से होता है। आइए देखते हैं हिमनदों के अपर्दित स्थल स्वरूप। तो इसमें सबसे पहला सर्क है। दोस्तों, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष स्थान पर बहते हैं और एकत्रित हिमनद यहाँ से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त होते हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवनत होती है। दोस्तों, हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है और इन झीलों को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है, हार्न या गिरिश्रिंग और सीरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हार्न निर्मित होते हैं और यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में न मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है। इसको हार्न कहा जाता है और इनका जो तीक्ष्ण भाग अरेत होता है, तीक्ष्ण कटक, इनका ऊपरी भाग नुकीला और बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। दोस्तों, आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहार्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हार्न है जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हैं। तो याद रखिएगा, आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहार्न है और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ये हार्न है जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित हुआ है। आइए जानते हैं हिमनद घाटी और गर्त के बारे में। दोस्तों, हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती हैं जो आकार में यू आकार की होती हैं। इनके तल चौड़े और किनारे चिकने और ढाल तेज होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, मुख्य घाटी के एक तरफ ये दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली भी होती है और इन लटकती घाटियों के तल को जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से त्रिकोण के रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिसमें समुद्री जल भर जाता है और जो समुद्री तट रेखा पर होती हैं उनको फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड। निक्षेपित स्थल रूप आइए देखते हैं दोस्तों। तो पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थों का निक्षेपण हिमोड़ या हिमनद गोलाश्म के रूप में होता है
और इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े होते हैं, नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। दोस्तों ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप जो हैं ये हिमानी धौत या आउटवाश कहलाते हैं। हिमोढ़ निक्षेप के विपरीत हिमानी जो आउटवाश होते हैं ये स्तरीकृत और वर्गीकृत होते हैं। और हिमनद अंचेफड़ में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। ये हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं हिमोढ़ के बारे में। दोस्तों हिमोढ़ हिमनद टिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें होती हैं। ये हिमोढ़ जो है जमाव प्रक्रिया से बनता है। दोस्तों देखा जाए तो हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटक होती हैं और पार्श्विक हिमोढ़ हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर बनते हैं। पार्श्विक हिमोढ़ जो हैं ये अंतस्थ हिमोढ़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोढ़ पाए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति हिमानी जल के द्वारा होती है। दोस्तों कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में उनकी जो है व्यवस्थित कर देते हैं और ऐसे अव्यवस्थित जो देखिए विभिन्न मोटाई के निक्षेप तली और तलस्थ हिमोढ़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से हिमानी धौत मैदान में एस्कर, ड्रमलिन और अंतिम हिमोढ़ हिमानी धौत मैदान इनका निर्माण कैसे होता है आइए जानते हैं। दोस्तों एस्कर क्या होते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर प्रवाहित होता है और इसके किनारों से रिश्ता या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। ये जल हिमनद के नीचे एकत्र होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है और ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। ये जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा लेकर आती है जो हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं और बर्फ पिघलने के बाद ये एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिनको एस्कर कहा जाता है। एस्कर को यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं हिमानी धौत मैदानों के बारे में। दोस्तों हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों में जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी और मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख शामिल होते हैं हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप हैं। दोस्तों प्रश्न आए कि हिमनदों से निर्माण होता है किसका? तो ड्रमलिन का भी निर्माण हिमनद से होता है। दोस्तों हिमनद प्रवाह की दिशा जो ड्रमलिन है ये इनके समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर से 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और 1 किलोमीटर लंबे 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टास कहलाता है और जो पृच्छ भाग है उसको टेल कहते हैं। दोस्तों ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे भरने और उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। अब आइए देखते हैं तरंग और धाराएं। दोस्तों तरंग और धाराएं तटीय प्रक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रियाशील होती हैं। ये विनाशकारी होती हैं और तटीय प्रक्रियाओं और उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तट पर कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। जैसे एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा होते हैं क्योंकि तरंगें लगातार आती जाती रहती हैं। जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है। इसके साथ ही सागरीय जल तल पर तलछटों में भी दोलन होता है और तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रवाह पड़ता है। दोस्तों सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तो यहाँ पर देखिए तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर हैं। ये होते हैं स्थल और समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट, समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों को विकास को समझने के लिए दो भागों में एक तो ऊंचे चट्टानी जलमग्न तट और दूसरे समतल और मंद ढाल के अवसादी तटों के बारे में जाना जा सकता है। देखिए ऊंचे चट्टानी तट क्या होते हैं? इनकी जो तट रेखाएं होती हैं ये अनियमित होती हैं। नदियां यहाँ पे जलमग्न प्रतीत होती हैं और तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फियोर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरी किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं।
ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं और इससे पार्श्व भृगु का आकार लेते हैं। समुद्री भृगु के सम्मुख तरंगे चबूतरे बन जाते हैं और तरंगे धीरे धीरे सागरी किनारों की अनियमितता को कम कर देती हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और लहरों के साथ लगातार ये घर्षित या रगड़ खाता हुआ निक्षेपित हो जाता है और किनारों से दूर चला जाता है। दोस्तों इसमें देखा जाए तो उच्च जो हमारा ये देखिए उच्च चट्टानी तट था, इसके अलावा निम्न अवसादी तट भी होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान में डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं और कहीं कहीं लैगून और ज्वारी सकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा बराबर और चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है और तटों के साथ समुद्री पंख, देखिए समुद्री पंख और दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ अधिक होती हैं, इसलिए कि वहाँ ढाल मंद और अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं। दोस्तों हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा, चट्टानी और निवर्तन तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियाँ बहुतायत में हैं और भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति और प्रवृत्ति को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अपर्दित स्थल रूप, इसमें भृगु, बेदिका और कंदरा तथा स्टैक आते हैं। जहाँ ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहाँ दो आकृतियाँ तरंग घर्षित भृगु और बेदिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक होती है। तो देखिए होता क्या है कि कैसे इनका निर्माण होता है। तो जब भृगु के निवर्तन से चट्टानों पर कुछ अवशेष तटों पे अलग अलग छूट जाते हैं तो प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के पास थे समुद्री स्टैक कहे जाते हैं। और स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों और भृगु की भांति धीरे धीरे समुद्र के मैदानों में बदल जाती हैं। निक्षेपित स्थल रूप क्या होते हैं, तो दोस्तों समुद्री जल द्वारा जो निक्षेपित स्थल रूप उसमें पुलिन और टिब्बे आते हैं। देखिए तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। ऊबड़ खाबड़ तटों पर ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होता है अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा तथा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। दोस्तों पुलिन जो हैं वो अस्थायी यानी नॉन परमानेंट जो है स्थलाकृतियाँ होती हैं। कुछ रेत पुलिन जो अस्थायी लगते हैं किसी मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तट से उठाई गई रेत जो है वो टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है और तट रेखा के समांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे तलछटी तटों पर देखे जा सकते हैं। रोधिका, रोध और स्पिट्स किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिलिंग की कटक, अपतट समांतर पाई जाने वाली रेत और शिलिंग की कटक के रोधिक कहलाती है। और ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत से अधिक निक्षेपण ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका या बैरियर बार कहते हैं। और कई बार रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है जिनको स्पिट कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से उपग्रह चित्र द्वारा गोदावरी डेल्टा का ये स्पिट आपको दिखाया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं। ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध, पुलिन स्तूप और मैंग्रोव हैं जो इसकी प्रबलता को झेलते हैं। अगर हम हिम तटों के किनारे पाए जाने वाले मैंग्रोव और तलछट जो होते हैं उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी और मानव और मानवीय बस्तियों को तूफान और सुनामी लहरों में और अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जल के बाद आइए जानते हैं पवनों के बारे में। दोस्तों उष्ण मरुस्थल के दो प्रभावशाली कारक में पवन महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थली धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे होते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है जिससे हल्की गर्म हवा ऊपर बहती है और इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत्त बनते हैं। अनुवात और उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है।
पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं कि तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है और पवन जो है बहुत अधिक मात्रा में अपरदन भी करती है। और दोस्तों देखिए, पवन जो है वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत, बजरी आदि औजार की तरह धरातली चट्टान पर चोट पहुंचाते हैं, उनमें घर्षण करते हैं और वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं, तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। ये प्रक्रिया बालू घर्षण यानी सैंड ब्लास्टिंग जैसी होती है। मरुस्थलों में कई पवनें रोचक, अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक स्थल रूप भी बनाती हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, पवनों द्वारा जो अपरदन के फलस्वरूप बनने वाले स्थल रूप हैं वो क्या हैं? तो याद रखिएगा, पवनों से पेंडिमेंट और पदस्थली यानी पेडी प्लेन का निर्माण होता है। दोस्तों मरुस्थलों में जहाँ पे रेत होता है वहाँ पे उसका भूदृश्य पेंडिमेंट का निर्माण उसका विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन और चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब अपरदन की ये पृष्ठ क्षरण पद्धति, बैक वेस्टिंग पद्धति, उसके द्वारा जब ढाल बनती है तो समानांतर निवर्तन यानी इसको पीछे हटने की क्रिया कहते हैं। और ये समांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेंडिमेंट आगे बढ़ते हैं, पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इनसेल वर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। और इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातली आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसको कि पेडी प्लेन कहा जाता है। प्लाया क्या होता है? दोस्तों मरुभूमि या मरुस्थलों में जो मैदान हैं वो प्रमुख स्थल रूप हैं। पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्य बेसिन मध्य में होता है और बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना होती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की उथली जल झीलें ही प्लाया कहलाती हैं। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं और ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं दोस्तों, उनको कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहा जाता है। अपवाहन गर्त या डिफ्लेक्शन होलोज और गुहा क्या होते हैं? दोस्तों पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षयित जनित पदार्थ असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है और इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिनको अपवाहन गर्त कहा जाता है। तीव्र वेग से पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिनको कि वात गर्त कहा जाता है बनाते हैं और कुछ वात गर्त इतने गहरे हो जाते हैं कि उनको गुफा कहा जाता है। आइए जानते हैं छत्रक, टेबल और पीठिका शैल क्या हैं। दोस्तों मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन के अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं। कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले और ऊपरी भाग ऐसे विस्तृत और गोल हो जाते हैं इस तरह से और टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की तरह विस्तृत होता है और ऐसे अधिकतर अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। अब वायु के द्वारा जो निक्षेपित स्थल रूप हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पवन एक छटाई करने वाला कारक है, यानी पवन द्वारा बारीक रेत परिवहन अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक होता है और पवनों के वेग के आधार पर मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला करते हैं जिसको साल्टेशन कहा जाता है। महीन कण अधिक दूरी तक जाते हैं क्योंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप होता है। पवन की गति जब घट जाती है तो ये लगभग रुक जाती है, तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें अंतर होता है। तो इस निक्षेपण से कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बालू के टिब्बे बनते हैं। उष्ण शुष्क मरुस्थल में बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान हैं और इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी, देखिए अवरोध का होना भी बहुत आवश्यक होता है। नव चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, देखिए ये बखान, सीफ
और इस तरह के इनकी 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं, इनको बरखान कहते हैं। जहां रेतीले धरातल पर आंशिक रूप में वनस्पति भी पाई जाती है, वहां पैराबोलिक यानी परवलयिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है। और यदि पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। दोस्तों, सीफ क्या होती है? ये बर्फखान की भांति होते हैं। सीफ बालू टिब्बों में केवल एक भुजा होती है। यहाँ पर देखिए, बरखान में 2 भुजाएं हैं, सीफ में केवल एक भुजा है। ये पैराबोलिक जो हैं आकृतियों के निर्माण हैं। दोस्तों देखिए, अनुदैर्घ्य टिब्बे यदि जब रेत की आपूर्ति कम और पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं, जो अत्यधिक लंबाई और कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे जो ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं दोस्तों, ये प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं और इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर होता है। ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति और अनोखी विशेषताएं नहीं रहती हैं। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय 11वीं कक्षा के भूगोल का 7वां अध्याय, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसमें हमने देखा जल, हिमानी और पवन के द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ कौन सी थीं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। अध्याय थोड़ा सा कठिन है, आप इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।